नमस्कार। आज हम लोग कुछ विषय के बारे में बात करेंगे और विषय कौन है? एविडेंस, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में साक्ष्य। और इसी में हम लोग कुछ बात करेंगे और इसमें इसलिए बात करेंगे कि कल झारखंड जुडिशरी का एग्ज़ाम है, उसके बारे में हम लोग कुछ सीखेंगे। बात करना क्या सीखेंगे। और जो भी हमारे दोस्त ही वीडियो ये देखते हैं, ज़्यादातर जो हमारे दोस्त हैं जिनको ज़रूरत है, आवश्यकता है, वही देखते हैं। क्योंकि जो भी और सब आदमी हैं उनको पता नहीं है कि ये जो एग्ज़ाम होता है कैसे होता है, क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि कोई पूछ देता है कि आप जब कुछ बात करते हैं तो उसमें पूछ देता है कि अगर साक्ष्य है तो साक्ष्य किसे कहते हैं। तो हम लोग जो भी कहते हैं कि साक्ष्य वह कथन या बयान, जो भी कहें, कथन कहें या बयान कहें, जिनके जांचाधीन यानी कि जांच के अधीन तथ्य के विषयों के संबंध में जो भी घटना घटी है, न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है कि ये बात को ये कबूल करेगा। ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। फिर से हम लोग एक देख लेंगे। वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन को हम लोग मौखिक साक्ष्य कहते हैं। ये मौखिक साक्ष्य हो गया। साक्ष्य भी दो प्रकार। दूसरा होता है दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य ज़्यादातर सिविल में चलता है। जमीन से संबंधित मामलों में दस्तावेज से संबंधित साक्ष्य चलता है। इसमें ऐसे कहा जाता है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक का भी समय है और उसमें भी जो है एक साक्ष्य उसको भी माना जाता है। अब ये चीज़ देखना है कि जो ये साक्ष्य या दस्तावेज है वो कौन क्या क्या दस्तावेज होता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि दस्तावेज किसको कहेंगे या दस्तावेज क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि दस्तावेज क्या होता है। इसमें कहा जाता है सामान्य रूप से जो जनरल होता है, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में कागज के पन्ने पर लिखी गई कोई बात दस्तावेज कहलाती है। ध्यान से सुनना। सामान्य रूप से, जनरल रूप से हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में कागज के पन्ने पर लिखी गई कोई बात दस्तावेज कहलाती है। किंतु इस धारा के अनुसार कोई भी बात, चाहे वह कागज पर अथवा पत्थर पर अथवा लकड़ी पर अथवा किसी अन्य चीज पर शब्दों, चित्रों अथवा अन्य प्रतीकों के द्वारा अंकित हो, दस्तावेज कही जाएगी। ये सब जो बताए। अतः पेड़ पर लिखा गया नंबर, अंगूठी पर अंकित नाम, झंडे पर बना निशान साक्ष्य विधि के अंतर्गत दस्तावेज है। ये सब दस्तावेज है। ठीक है।
देखिए फिर से हम बता देते हैं, कोई भी बात कागज पर, पत्थर पर, लकड़ी पर अथवा किसी अन्य चीज पर शब्दों, चित्रों अथवा अन्य प्रतीकों के द्वारा अंकित हो दस्तावेज कही जाएगी। पेड़ पर भी लिखा हुआ अगर कुछ नंबर है, अंगूठी पे लिखा हुआ भी कुछ नाम है, तो ये सब आपका दस्तावेज का एक रूप है जिसको कि हम लोग दस्तावेज कहते हैं। एक दस्तावेज के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह यह है कि उसका एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के विरुद्ध उपयोग में लाए जाने के आशय होना चाहिए। एक केस है इसमें, AIR 1952 इलाहाबाद का है, ये 782 पेज में है। अब इसमें दिया गया है साक्ष्य की परिभाषा भी दी गई है कि साक्ष्य की परिभाषा, तो साक्ष्य की परिभाषा धारा 3 में दी गई है। अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखेंगे तो इसमें धारा 3 में साक्ष्य की परिभाषा दी गई है। पहला जो होता है वह गवाह के कथन के अनुसार होता है। दूसरा जो होता है दस्तावेज साक्ष्य शब्द में शामिल है, जो दस्तावेज साक्ष्य होता है वो शब्द में शामिल होता है। एक जब इसी में हम लोग देखते हैं एक साक्ष्य है, जब न्यायालय किसी तथ्य को शपथ पत्र द्वारा साबित करने का निर्देश नहीं देता तो वह साक्ष्य नहीं होता। इसमें दिया एक कोर्ट का जजमेंट है, इसमें दिया है जब न्यायालय किसी तथ्य को शपथ पत्र द्वारा साबित करने का निर्देश नहीं देता तो वह साक्ष्य नहीं होता। और इसमें एक केस है निर्मला बनाम हरि सिंह का केस है, ये है हिमाचल प्रदेश का। AIR 2001 का केस है, इसमें है निर्मला बनाम हरि सिंह, इसमें दिखाया गया और ये कहा गया है इसी केस में। दूसरा होता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत शपथ पत्र के कथन साक्ष्य नहीं है। दूसरा केस में कहा गया है साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत शपथ पत्र के कथन साक्ष्य नहीं है। इसमें एक केस है सुधा देवी बनाम राम पी नारायण, ये AIR 1988 का है, सुप्रीम कोर्ट का है। तो इसमें दिया गया है। तीसरा एक और केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम प्रफुल्ल 2003। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इस मामले में कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिकॉर्ड साक्ष्य कतिपय शर्तों के अधीन होना चाहिए। अगर आप किसी का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं शर्त होना चाहिए, उस शर्त के अधीन होना चाहिए। अगर शर्त नहीं है तो वो साक्ष्य नहीं होगा। इसी में हम लोग एक केस को देखते हैं साबित वाला। यदि वो पर 500 रुपये के लिए दावा करता है, यदि वो पर 500 रुपये के लिए दावा करता है और वो कहता है कि उसने रुपया लौटा दिया है और इसके सबूत में वह द्वारा लिखित एक पत्र साबित करता है जिसमें रुपया प्राप्त होना ने स्वीकार किया है और न्यायालय रुपया लौटाने के तथ्य पर विश्वास करता है, जिसमें रुपया प्राप्त होना ने स्वीकार किया है और न्यायालय रुपया लौटाने के तथ्य पर विश्वास करता है, और यदि विश्वास नहीं करता है तो एक प्रज्ञावान मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति की तरह रुपया लौटाया जाना संभाव्य समझता है तो यह कहा जाएगा कि रुपया लौटाया जाना साबित हुआ। ये ब के बारे में बताया है। फिर इसी में एक और केस है, जब न्यायालय एक तथ्य को शपथ पत्र द्वारा साबित करने के लिए नहीं कहता वहां वह साक्ष्य नहीं है। विश्वनाथ बनाम अब्दुल, ये SC सुप्रीम कोर्ट का केस है। दूसरा होता है साबित का अर्थ यह नहीं है कि साबित कठोर गुणित तथा दिखने वाला ही हो,
क्योंकि यह असंभव्य इसमें तात्पर्य उस साक्ष्य से है जिसमें युक्ति युक्त व्यक्ति निष्कर्ष पर आ सके। इसमें एक वीडियो होता है, एक केस होता है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरीलाल जायसवाल, ये पश्चिम बंगाल का केस है। दूसरा अगर हम लोग चलेंगे इसी में से, अब कहता है टेप पर अंकित वार्ता ग्राह्य है। टेप रिकॉर्डिंग पर अभिलेख, टेप रिकॉर्डिंग एक अभिलेख है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित है, जो फोटोग्राफ से भिन्न आधार पर नहीं है। निम्नलिखित शर्तों के समाधान पर वे संगत हैं। अब टेप रिकॉर्डिंग, इसमें क्या होता है, अब इसमें देखना है कि कोई बोलता है हम रिकॉर्डिंग किए, लेकिन कैसे रिकॉर्डिंग की उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी कथित रूप से बोलने वाले व्यक्ति का स्वर अभिलेख बनाने वाले अथवा अन्य व्यक्ति जो उसे जानता हो पहचान किया जाना चाहिए। अब मान लीजिए किसी का रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें यह होना चाहिए कि इसका बोलने का शैली ढंग उसके जो नज़दीकी हैं वही बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकते। जो बात वास्तव में लेखबद्ध की गई है उसकी शुद्धता अभिलेख बनाने वाले व्यक्ति द्वारा सिद्ध की जानी चाहिए और समाधान कारक रूप से में उसका प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिक साक्ष्य होना चाहिए। अभिलेख बिगाड़ने की संभावना नियम बाह्य हो। तीसरा होता है अभिलिखित की गई विषय वस्तु संगत दिखाई गई हो, जो साक्ष्य अधिनियम में सुसंगतता के नियमों के अनुसार सुसंगत दिखाई गई हो। तो ये सब साक्ष्य का एक रूप होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे अगर बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे यह साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त हो सकती है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 या 157 विरोध के लिए अथवा पुष्टि के लिए भी प्रयुक्त हो सकती है। R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य में इसके आपको जजमेंट मिल सकता है। तो आज हम लोग देखें साबित या ना साबित के बारे में, किसी भी चीज़ को कैसे साबित किया जाता है, साक्ष्य किस तरह का होता है, आपका सबूत क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग बात किए। अब इसमें एक चीज देखते हैं ध्यान से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 साक्ष्य विधि की आधारशिला है। इसमें कहा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 साक्ष्य विधि की आधारशिला है। इस धारा के अनुसार केवल विवादक एवं सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य साक्ष्यों के क्षेत्र को सीमित करना है। इसमें एक हम लोग के विद्वान अधिवक्ता है कनिंदम महोदय के अनुसार इस धारा का बल अंत के शब्दों में है, किन्हीं अन्यों का नहीं। सुसंगति ग्राह्य की परख अथवा कसौटी है। न्यायाधीश धारा 136 के अनुसार पूछ सकता है कि पेश किया जाने वाला तथ्य कैसे सुसंगत होगा। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब इसमें एक केस हम लोग देख लेते हैं, अगर इतना आ गए हैं तो। और अब जो केस है हम लोग देखेंगे सुसंगत के बारे में, कि एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बात सही है या गलत है या कैसा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस बात में भी देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें 2-3 है। इसमें दिया गया है संव्यवहार के भाग का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, उसके देखेंगे रटन बनाम क्वीन एक केस है, उसके बारे में देखेंगे। आर बनाम फोस्टर, इसके बारे में हम देखेंगे। और केस एक है आंध्र प्रदेश का, इसमें है आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पी सत्यनारायण। ये आपका 2000 का केस है। इसमें एक ये केस जो है आंध्र प्रदेश की, इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये एक केस है
कि अभियुक्त ने पत्नी एवं पुत्री की हत्या कर दी है। अभियुक्त के पिता ने मृतक पत्नी के पिता से हत्या के बारे में बताया। चूंकि यह स्पष्ट नहीं था कि अभियुक्त के पिता ने घटना के कितनी देर बाद फोन किया, अतः यह कथन एक ही संव्यवहार का भाग नहीं माना गया। ये केस है आपका आंध्र प्रदेश राज्य का। उसके बाद एक और केस इसी में आ जाता है, आर बनाम बेडिंगफील्ड के प्रकरण में। इसमें देखना है कि मृतिका, जिसका गला धारदार हथियार से काटा गया था, ने कमरे में निकलकर कहा, देखो मेरी प्यारी चाची, बेडिंगफील्ड ने मेरी क्या दुर्दशा की है। समय स्पष्ट न होने के कारण यह कथन भी एक संव्यवहार का भाग नहीं माना गया। यदि वहां कोई अंतर है तो कूट कारण करने के लिए पर्याप्त है, तब वह कथन रेस जेस्टे का भाग नहीं होगा। जीवी राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का भी एक केस ये आता है। तो इसमें अब देखना है कि संव्यवहार और व्यवहार में क्या ये होता है, उसके बारे में हम लोग बात किए, देखें। और आप लोग से फिर एक बार हम यही कहेंगे कि बात सत्य है लेकिन कड़वी है। तो इसमें जो है, जो भी हम लोग डिटेल देखते हैं या बात करते हैं, तो इसमें एक चीज़ को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।